पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें, प्रधानमंत्री बन के। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया। आप तुलना कीजिए राहुल गांधी से, किस परिवार में जन्मे लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष भी ऐसा संघर्ष कि अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है उस संघर्ष से। अब नरेंद्र मोदी की किस्मत में लिखा है कि 75 की उम्र के बाद संघर्ष है तो होगा। लोकतंत्र में वोट सब मैटर करता है पवन। बिल्कुल वोट तो नहीं मिल रहा ना, वोट से ही राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहा। आज राहुल गांधी का क्या रोल है कांग्रेस पार्टी में? जैसा मैंने कहा, चेहरा वही है, सारे भाषण वही देते हैं, मुझे सारी रैलियां वही अटेंड करते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक नौजवान चेहरा है। क्या बोला तूने? पीओके कभी वापस आएगा या नहीं? अब देखिए, इनके रहते तो कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस सरकारें अभी तक पीओके क्यों नहीं ला पाई थी? जय श्री राम दोस्तों, जरा कांग्रेसियों का सपना देखो। जैसे बस एक ही काम बचा हो जिंदगी में, मोदी जी को हटाओ और राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाओ। अरे भाई, देश जाए भाड़ में, बस कुर्सी चाहिए। लेकिन ठहरो, आज की वीडियो में देखो कैसे मानक गुप्ता ने लाइव शो में पवन खेड़ा की बखिया उधेड़ दी। मतलब शब्दों की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि कांग्रेसियों की बोलती बंद। सपने तो देखो इन लोगों के, पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना, पर मोदी जी के रहते ये ख्वाब हकीकत बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखो, मजा आएगा गारंटी से। और हाँ, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि यहाँ हर दिन होता है कांग्रेस पर जुबानी बम धमाका। चलिए शुरू करते हैं। पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, पवन खेड़ा क्या मीडिया का चेहरा बने रहना बहुत चाहते हैं? अच्छा सवाल है। एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं। क्या बात कर रहे हैं? और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें, प्रधानमंत्री बन के। यह सपना है। अगर आपने मेरा सपना पूछा, मेरी तपस्या का मकसद पूछा, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में रहकर एक बार बिठाना है, बैठाना भी है। और जिस 10 साल जो से हमने गुजारे हैं, 11 साल, उनको भी कुछ साल ऐसे गुजारने चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा। उन्हें समझ, देखो, इस व्यक्ति के साथ सबसे, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में हार नहीं महसूस की हो, अनुभव किया हो, वो एक भावनात्मक स्तर पे परिपक्व नहीं हो पाता। आप कई डिसअपॉइंटमेंट्स झेल कर यहां तक पहुंचे होंगे, मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, स्कूल कॉलेज में हुई होंगी, करियर में हुई होंगी, तब जाकर मानक गुप्ता बने और एक भावनात्मक इक्विलिब्रियम आया, बैलेंस आया। इस व्यक्ति में वो नहीं है। अच्छा, क्योंकि जीतते चले जा रहे हैं और इनको लगता है कि साहब बस तो यही जनता जिता रही है, इसमें इनका क्या दोष है? बात वो नहीं है। बात ये है कि देखो, एक बाय एक्सीडेंट ऑफ फेट मुख्यमंत्री बने, वो जीत कर तो नहीं बने, बनने के बाद जीते, तो वो आपके सामने है, इसलिए वो बात नहीं कह रहा मैं। बात यह है कि आप तुलना कीजिए राहुल गांधी से, किस परिवार में जन्मे लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। क्या बोला तूने? संघर्ष भी ऐसा संघर्ष कि अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है उस संघर्ष से। तो अब नरेंद्र मोदी की किस्मत में लिखा है कि 75 की उम्र के बाद संघर्ष है तो होगा। लोकतंत्र में वोट सब मैटर करता है पवन। बिल्कुल, वोट तो नहीं मिल रहा ना, वोट से ही राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहा। आज प्रॉब्लम यही है, मोदी को वोट मिल रहा है। इस स्थिति में मानक जी आ गए, नरेंद्र मोदी जी जो यूं करके चलते थे, आज सहारा लेके चलते हैं, 240 सीटों पे आ गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ठीक है, आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। मतलब काउंटडाउन शुरू है आपके हिसाब से? काउंटडाउन तो बहुत पहले से शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद की असेंबली इलेक्शन तो पवन जी कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तो आप जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये है, झारखंड छोड़ दीजिए। इसका आपकी बात का तात्पर्य और विश्लेषण तो ये निकलता है कि जब नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई वोट मांगने निकलती है भाजपा, तो कम वोट मिलते हैं, और जब नरेंद्र मोदी का नाम हटा दो और किसी और के नाम पे वोट मांगे जाते हैं असेंबलीज में, तो ज्यादा मिल जाते हैं। तो देख लीजिए, काउंटडाउन तो पार्टी के भीतर शुरू हो गया। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। राहुल गांधी का क्या रोल है कांग्रेस पार्टी में? जैसा मैंने कहा, चेहरा वही है, सारे भाषण वही देते हैं, मुझे सारी रैलियां वही अटेंड करते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक नौजवान चेहरा है। क्या बोला तूने? एक नौजवान चेहरा है। वाह, क्या सीन है। प्रेरणा देता है हम सबको, और विचारधारा के स्तर पे समझौतावादी कतई नहीं है, इसलिए प्रेरणा ज्यादा देता है। वो है
सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। राहुल जी के बारे में ऐसी क्या बात है जो आप पहले नहीं जानते थे और जब से आप करीब आए और इतना करीबी से काम करने लगे आपने जाना? जो स्पष्टता है उनके दिमाग में, मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, समाधानों को लेकर और विचारधारा को लेकर, वो स्पष्टता ऐसी है जो मुझे लगता है जो उनसे एक बार भी मिल लेता है उसको वो स्पष्टता छू जाती है। और वो सिंसियरिटी, निष्ठा, वो कमाल है। मतलब हारते जाएंगे तब भी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हार क्या होती है? हार एक अगला कदम बढ़ाने की प्रेरणा देने का एक तरीका होता है, फिर अगला कदम बढ़ाते हैं, चले जा रहे हैं। 11 साल हो गए पवन जी, कोई बात नहीं, उससे क्या विपक्ष में बैठे हुए, जनसंघ, और अभी भी 99 सीट पर है। हिंदू महासभा, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अगला पता नहीं क्या अवतार होगा इनका, क्योंकि बीजेपी तो बंद होगी, खत्म होगी। लेकिन कोई सेंसेस बात ये बताइए कितने साल विपक्ष में रहे? 100 साल आरएसएस अब मना रही है, 100 साल इन्होंने भी संघर्ष किया ही होगा, ऐसे मैं नहीं मानता। हमारे विरोध में इसका मतलब नहीं कि हम ये एक्नॉलेज नहीं करें, संघर्ष किया और यहां तक पहुंचे, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो अगले 1-2 इलेक्शन में आप देखते हैं बाजी पलटते हुए? तो नहीं, बहुत जल्दी पलटने वाली है। आप इलेक्शन तक की शायद इंतजार न करनी पड़े आपको। स्थिति खराब है, स्थिति खराब है। आज कैबिनेट की स्थिति बहुत खराब है। आज लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मन में एक बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है। और ये कब विस्फोट हो जाए भाजपा के भीतर, आप ज्यादा इंतजार मुझे नहीं लगता आपको करना पड़ेगा। कोई कितना गवार हो सकता है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओके, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज अभी है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अभी हस्ताक्षर हुए 16 पार्टियों के, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले हफ्ते, आपके सामने है। राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय चुनाव में इंडिया अलायंस काम कर रहा है अपना। आम आदमी पार्टी उसमें है या नहीं है? वो नहीं आई ना राष्ट्रीय उसमें? मुद्दों में भाई सब हैं, जिसको आना है वो आए, सब हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिख के वही काम, बात तो वही की ना। उन्होंने ये साफ कहा कि जिस गठबंधन का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी करेगी उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी विचार एक है। अच्छा। हाल में दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ, मुझे याद है उससे पहले भी आपके बहुत सारे बयान वायरल हुए थे। दिल्ली क्यों हारी आम आदमी पार्टी पवन जी, और बीजेपी क्यों जीती? आम आदमी पार्टी एक घमंड में थी और एक गलतफहमी का शिकार हुई। उनको लगा कि जो प्रचार वो करते हैं दिल्ली के विषय में, वो प्रचार के सहारे जीत जाएंगे। हकीकत प्रचार से ज्यादा गंभीर थी, वो सबको दिख रही थी। मोहल्ला क्लिनिक्स की हकीकत, शिक्षा की हकीकत, ट्रैफिक की हकीकत, प्रदूषण की हकीकत, सब कुछ आपके सामने था। अब चलो चुनाव खत्म हुआ तो अब 42% वोट फिर भी मिला ना उनको। तो जाते जाते समय लगता है, जाते जाते समय लगता है। आपको लगता है ये अंत है कांग्रेस इसका, आम आदमी पार्टी का? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से पैर अपने जमा पाएगी। आने वाले चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस होंगे। अगला चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। और पंजाब में क्या होगा? वहां भी आम आदमी पार्टी ने आप ही को हराया था। कांग्रेस वर्सेस कौन है ये नहीं मालूम, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति वहां बहुत खराब है और अकाली दल की स्थिति आपके सामने है। भाजपा पंजाब में ज्यादा असर नहीं डाल पाती। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो अभी पंजाब में लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और गुजरात में जो 14% वोट लिया आम आदमी पार्टी ने, वो एक एबरेशन थी। लोगों के मन में था कि भाई उम्मीद थी, अब वो खत्म हो गया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। पीओके कभी वापस आएगा या नहीं? अब देखिए, इनके रहते तो कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस सरकारें अभी तक पीओके क्यों नहीं ला पाई थी? उस वक्त की जो परिस्थिति, उस वक्त की जियोपॉलिटिकल जो हकीकत है, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको सारे उत्तर मिलेंगे। शाबाश। 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमने उस वक्त पाकिस्तान के साथ किया वो 2014 तक बिलबिला रहा था उससे। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए। कसाब को पकड़ के सबूत किसने इकट्ठे किए पाकिस्तान के खिलाफ? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए। अबे साले, पूरे विश्व में पाकिस्तान को अलग थलग किसने किया? यूपीए की सरकार ने। ठीक है, ओके। क्या मोदी सरकार में पहली बार सेना ने LOC पार की? जी नहीं, ये गलत है, साबित हो चुका है। फौज के अपने जनरल
जनरल वो एक मिस्टर जैनी आए थे, जैनी साहब आप ही के शो पे मैं देख रहा था। अलावा उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंटरव्यू, उसमें उन्होंने पूरा खुलासा किया था। जनरल हुडा का इंटरव्यू पुराना सबके सामने। मतलब पहली बार एलओसी पार करने का। साहब एक बात बताओ, शशि थरूर का दावा गलत है। तो खैर उन्होंने खुद ही बाद में बता दिया था कि वो परिप्रेक्ष्य अलग था, लेकिन ये बांग्लादेश कैसे बना था? बिना पार किए बन गया था। कैसे पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए? बिना पार किए हो गए थे। कमाल की बात कर रहे हैं ये लोग। 1971 का श्रेय किसे जाता है पवन जी? देखिए, मजबूत सेना और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व। आज क्या है? आज मजबूत सेना, मजबूत देश, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व। चुप कर बे कुत्ते। क्या देश में मुस्लिम दबाव में है क्या पवन जी? जाहिर सी बात है? इसमें कोई शक नहीं। रॉबर्ट वाड्रा सही कह रहे हैं? मतलब बिल्कुल ठीक बात है। मुसलमान देश में आज आप किराए पे उनको घर नहीं मिलते, कुछ भी। तो मीडिया वॉर, जो सोशल मीडिया वॉर चल रही है बीजेपी के साथ, कांग्रेस की, अब तो और भी बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं। पवन जी, कौन जीत रहा है वो वॉर? कांग्रेस पार्टी। आपको मैं आंकड़े, मेरी साथी हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनको कहूंगा आपको भेजेंगी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? कांग्रेस पार्टी इज वे अहेड। हाँ, सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया हेड करते हैं। वे अहेड।